हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। राधे राधे शिवप्रिया, गुड मॉर्निंग प्रियांशु, क्या हाल चाल। सब मजेदार हैं और जोरदार भी होंगे, है कि नहीं। मजेदार एंड जोरदार। आशु गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सबको आवाज आ रही है अच्छे से? सबको आवाज आ रही है? यस सर, एकदम जोरदार सर। चलो भैया, सब लोग आ गए हैं लगभग, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलो, मैं बढ़िया हूं प्रियांशु, मैं बढ़िया हूं, थैंक यू सो मच जी। चलो, आवाज भी आ रही है, सबसे मुलाकात भी हो गई, सबसे बढ़िया से बातचीत भी हो गई। बस अब अपना आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम लोगों ने क्या धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया है यार, मजा आ रहा है। और सबसे पहली बात कि हम लोग इतने फंडामेंटल तरीके से सीख रहे हैं ना चीजों को, ये आगे कभी भी अगर इन सारी चीजों का यूज होगा तो हमें वो कंसेप्ट क्लियर है ना। तो इसी चीज को, इसी मोटो के साथ हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसी फ्लो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर रिवीजन की बात करें हम लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगर रिवीजन की बात करें तो हम लोगों ने एटॉमिक मास स्टार्ट कर लिया था और केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया था, है ना। तो दो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप किया था। पहला तो हम लोगों ने कवर अप किया था केमिकल फॉर्मूला। हम लोगों ने दो तरह के केमिकल फॉर्मूला सीखे थे, एक था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक था आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, है ना। दो तरह के थे केमिकल फॉर्मूला। और इन दोनों केमिकल फॉर्मूला के लिए जो कटायंस अनायंस का लिस्ट था आपके पास, आपने वैलेंसी को यूज करते हुए क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख लिया था। और दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा था, दैट इज दी मास, एटॉमिक मास सीखा था। और एटॉमिक मास कैलकुलेट करने भी सीख गए थे और जानते भी हैं। हमें फर्स्ट 30 एलिमेंट का तो पता होना चाहिए, हमें फर्स्ट 30 एलिमेंट का पता होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, फर्स्ट 30 एलिमेंट तो पता होना चाहिए। U और G के बीच में जो डिफरेंस जो बताया गया था उसको बहुत ध्यान से रखना है कि U में हम लोग जब भी कोई एटम का जो एटॉमिक मास जो रिप्रेजेंट करते हैं वो U या AMU में लिखते हैं। अगर किसी ने उसको पूछ लिया G में, तो 1.66 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ ऐसा ही बताया गया था। एक रिविजन का पार्ट भी कवर अप हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में AMU पढ़ लिया था। एक चीज और पढ़ा हुआ था, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी पढ़ लिया था। राम जी को भी पढ़ लिया था, है ना। तो बस फटाफट 2 मिनट के बाद अब हम लोगों ने कवर अप कर लिया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर मास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, आज हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, GAM भी पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग हो सकता है मोल के कंसेप्ट पे भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज कवर अप होने वाला है। तो आज वैसे ही बहुत ही जोरदार टॉपिक होने वाला है, सबको मजा आ जाएगा। जो भी 1 आवर 15 मिनट अब तक हम लोग जो बैठने वाले हैं, धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ। देखो, अब स्टार्ट करते हैं आज का। किसी को कोई यहां तक कोई डाउट था? मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर तक, गुड मॉर्निंग अनवी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। और मैंने जो भी दिया था 50 केमिकल फॉर्मूला, कितने लोगों ने 50 केमिकल फॉर्मूला लिख लिया है? फटाफट बता दो यार, कितने लोगों ने 50 केमिकल फॉर्मूला लिख लिया है? याद नहीं हुआ। अच्छा, याद नहीं हो रहा है तो बार बार लिखो, 4 बार लिखो, हो जाएगा। 2 बार नहीं, 4 बार लिखो, रोज लिखो, तो ये आपको हो जाएगा। प्रैक्टिस, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। GM खत्म हो जाएगा, हाँ GM आज तो खत्म हो जाएगा, गम खत्म हो जाएगा। सही बात है। अनवी आपने किया था भैया, शिवप्रिया ने तो सबमिट भी कर दिया था, मुझे कल रात में भेज दी। मैं रात में जैसे ही इंस्टाग्राम पे कहा, कहती कि ये लो होमवर्क आपका कर दिया मैंने बोला भैया गजब, सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, आज जो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना जो भी है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, और अपना आगे जो ग्राम एटॉमिक मास है उसके ऊपर। चलिए ठीक है।
सबसे पहला टर्म जो आ रहा है दैट इज आइसोटोप्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और यहां से भी क्वेश्चन आएगा। इसको मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को भी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स क्या होता है? स्पीसीज हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आता होगा, पेपर में अभी भी आता है, पेपर में अभी भी आता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर हो लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। अब देखो एटॉमिक नंबर सिमिलर कैसे? इस एटम का एटॉमिक नंबर यहां भी Z है और एटॉमिक नंबर यहां भी Z है। अगर एटॉमिक नंबर Z होगा तो वो एटम एक ही जैसा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे। एटॉमिक नंबर सिमिलर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर, तो एटम का रिप्रेजेंटेशन भी वही होगा। ठीक है सर। मास नंबर डिफरेंट होगा, यहां पे A है तो यहां पे B है, ऐसे को बोलेंगे आइसोटोप्स। ऐसे को क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। तो अगर जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर है ना, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होगा, यह बात ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करता है, एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। सर आपने तो एक नई बात बता दी यार, आपने एक नई बात बता दी। क्या मैंने नई बात बता दी? कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये भी चीज कभी भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता दिया। पहले बोला था कि एटम पार्टिसिपेट करता है, अब एटम का मैंने एक बात बता दिया कि एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अब देखो यहां पे अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो जो भी आइसोटोप्स होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सिमिलर होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, अब वहां पे मैं बताने वाला नहीं हूं, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है सर, सबको क्लियर यहां तक? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो मैंने लिखा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों? अगर दोनों का मास अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका होता है? आइसोटोप्स का। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आइसोटोप्स का मैं बताता हूं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और ये हाइड्रोजन 1,3। ये देखिए ये आइसोटोप्स है ना। सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सभी का एटॉमिक नंबर सिमिलर है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट है, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तीनों आइसोटोप्स हैं। ये तीनों किसके आइसोटोप्स हैं? दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये किसके आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है सर। इस वाले आइसोटोप को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इस वाले आइसोटोप को? अब देखना यहां से एक ना नीट में सवाल आ चुका है, मैं यहां पे वही चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ये देखना यहां से क्या नहीं कहोगे सर इतना हलवा आया था क्या क्वेश्चन? यस, इतना हलवा आया था। अब देखो क्या है, इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ये ध्यान रखना है, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। इस वाले को बोलते हैं ट्रीटियम। इस वाले को क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। ये 3 आइसोटोप का नाम पता होना चाहिए। चलो सर ये भी चीज पता याद रखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। अब नीट में पता है क्या सवाल पूछा गया था? नीट में सवाल यह पूछा गया था, नीट के क्वेश्चन में पहला सवाल यह था, क्वेश्चन यह था, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रीटियम। ये पूछा गया था कि ट्रीटियम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। चलो फटाफट बता दो कितने ट्रीटियम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। कौन जवाब दे रहा है? फटाफट बता दो यार,
कितने होंगे? 2 होंगे। यस, वेरी गुड। ट्रीटियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H13, यही तो है ट्रीटियम। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सर 3 - 1 कर दीजिए, आंसर विल बी 2। तो लेकिन पहले ट्रीटियम होता क्या है ये तो हमें जानना पड़ेगा। प्रियांशु 2 होगा। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज दी व्हाट? दिस इज दी व्हाट? ट्रीटियम। दिस इज व्हाट? ट्रीटियम। डन, क्लियर है। एक सवाल और, एक और भी एग्जांपल है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन C612, 13 और क्या होता है 14। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। और ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जो होता है ना, यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। ये किस में यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग। क्या होता है कार्बन डेटिंग? कहां पे यूज करते हैं? किसी को आइडिया है कार्बन डेटिंग कहां पे यूज करते हैं? फटाफट बताओ, किसी को आइडिया है कार्बन डेटिंग कहां पे यूज करते हैं? बायो वाले लोगों को तो पता होना चाहिए यार। वैसे बायो क्या, केमिस्ट्री वाले लोगों को पता होना चाहिए। ये जो होता है ना यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, मैं ये भी लिख देता हूं, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग दी एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। किसका हम लोग एज फाइंड आउट करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल्स का ही लिख देता हूं, फॉसिल्स का। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो पुराने जो हो जाते हैं, जैसे डायनासोर्स का एज पता करना हो, मान लो अगर हमें कोई प्लांट है बहुत पुराना, उसका एज पता करना हो, कितना एज है, वो सब कार्बन 14 डेटिंग से आइडेंटिफाई करता है। सर यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये कार्बन 14 डेटिंग का काम होता है। क्लियर है सबको? सवाल यहां से बनेगा, इसीलिए मैं वो चीज बता रहा हूं। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? ये वाला नोट डाउन हो गया था सबसे? ये सबने लिख लिया था? ये लिख लो फटाफट, ये लिख लो फटाफट। नोटेड, चले आगे, बढ़े आगे। Cypriya, is this okay? चलो नाउ नेक्स्ट। ये भी लिख लिया होगा सब लोगों ने, ये भी सब लोगों ने लिख लिया होगा कि आइसोटोप के एग्जाम्पल्स क्या हैं, और आइसोटोप्स का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। ये भी चीज हम लोगों को पता है, और ये भी चीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 2 एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिया है आपको आइसोटोप्स का, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब एक आपको और सवाल क्या आ सकता है? यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप पढ़ रहे हैं तो पूरा कवर ही अब कर लेते हैं यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर थोड़ी ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग को यहीं पे ध्यान देना है। एक जो यूरेनियम 235 जो होता है ना, वो एज अ फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यूरेनियम 235 किस में काम आता है? एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। सोडियम 24 जो होता है ना, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। अब पूछा जाए ब्लड क्लॉट्स में कौन सा आइसोटोप यूज होता है? आंसर विल बी सोडियम 24। ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्सेनिक 24 यूज करते हैं ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट में, पहले जो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या मूल्य यूज करते थे? कोबाल्ट 60। अब आजकल नहीं करते क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट, आयोडीन 131 हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में
तो एक ग्वाइटर नाम का डिजीज हो जाता है। तो यही आयोडीन अगर हम लोग इंटेक करते हैं, हमें सॉल्ट में मिलता है, जो हम लोग जो कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट जो खाते हैं उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, और वही आयोडीन की वजह से हम लोग क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट होता है, तो ग्वाइटर डिजीज नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, टू डिटेक्ट द लीकेज इन द अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन। हम लोग अगर कहीं पे लीकेज हो गया बड़े बड़े पाइपलाइंस में, तो हम लोग रेडियो एक्टिव जो है ना सब्सटेंस उसके अंदर डाल देते हैं। जहां पे उसका रिएक्शन हो जाए वहां पे हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि भैया यहां पे ये लीकेज है, तो फिर हम लोग वहां पे उसको ठीक कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए लिख दिया है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। सबने लिख लिया है क्या? चले चले ये सारे नाम नहीं भूलने। डन, चलो नाउ नेक्स्ट। हो गया होगा सबका, हो गया होगा सबका। चलो बहुत ही बढ़िया। अब करते हैं आइसोबार्स को, देख लेते हैं क्या है। प्रियांशु इज दिस ओके? सबको समझ में आ रहा है? ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है भाई, इसीलिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग एवरेज एटॉमिक मास में यही यूज करने वाले हैं। अब देखो आइसोबार्स के केस में, स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सिमिलर मास नंबर, जिसका मास नंबर सिमिलर हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अगर ये देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया लेकिन जो मास नंबर है वो सिमिलर हो गया, ऐसे को बोलेंगे आइसोबार्स। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो हो सकता है दोनों का स्टेट अलग हो, तो इस केस में दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होंगे। इसका आइसोबार्स का। ये तो बात क्लियर हो गई होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिया आर्गन 1840 और मैंने ले लिया कैल्शियम 2040। ये मैंने ले लिया आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन यहां पे मास नंबर दोनों का क्या है? सेम है। ये एक गैस है तो ये क्या है? एक सॉलिड है। देखो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गया। ये अगर एक नॉन मेटल है, ये अगर एक नॉन मेटल है तो ये एक मेटल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोबार्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है? आइसोबार्स। और क्यों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो तो पता चल ही गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आप ये लिख लो, एक एग्जाम्पल आप ये लिख लो, नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614, ये दोनों भी क्या हैं? आपके आइसोबार्स हैं। ये दोनों भी आपस में क्या हैं? आइसोबार्स हैं। चले आगे, बहुत ही बढ़िया, नोटेड। बढ़े आगे, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? सिमिलर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
सिमिलर हो उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर कहने का मतलब, मैंने ये ले लिया, मान लीजिए कार्बन 6, अब एग्जाम्पल में लेते हैं, और ऑक्सीजन 816 ले लेता हूं। अब बताओ इन दोनों में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने। चलो फटाफट बताओ, पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अन्वी कितने आ रहे हैं? पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने आ रहे हैं? एट। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट में भी बताओ। बस, तो 16 माइनस 8। जब दोनों में 8 है तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोन्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोन्स हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आइसोटोन्स समझ में आ गया? आइसोटोन समझ में आ गया? डन। तो और 2 एग्जाम्पल प्रियांशु फटाफट बताओ, और भी मुझे 2 एग्जाम्पल जानना है, तो आप बताओ क्या होगा। और आंसू एक एग्जाम्पल आप बता रहे हो, फटाफट बताइए, एक एग्जाम्पल और बताइए सब लोग। चलो बहुत ही बढ़िया। शिवप्रिया ने भी बोला मुझे एक एग्जाम्पल और चाहिए। किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। एक मैं लिखूं दोनों में? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक देखो मैं लिखता हूं Na1123 एंड Mg1224। सर ये जरा बताना कैसे हुआ? चलो फाइंड आउट कर लेते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात करोगे ना, तो न्यूट्रॉन्स की बात करोगे ना, इसको पहले यहां पे ठीक कर देते 24। जब न्यूट्रॉन्स की सर बात करोगे ना, यहां पे 23 माइनस 11, सर ये 12 हो जाएगा। यहां न्यूट्रॉन्स में 24 माइनस 12, सर ये भी 12 हो जाएगा। सर दोनों में 12 है, इस कारण से ये वाला क्या होगा? आइसोटोन्स होगा। क्लियर है? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है सबको? आइसोटोन्स। डन। चले, चलो बढ़िया है। अब एक आता है आइसोडायाफर्स। एक क्या आता है? आइसोडायाफर्स आता है। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिनके पास सिमिलर n-p वैल्यू होता है। बहुत ही सिंपल सा है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू जिनका सेम हो जाए उसको हम लोग आइसोडायाफर्स बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया शिवप्रिया, आपका 12 आंसर आया। इन दोनों को आइसोडायाफर्स बोलते हैं। तो सर कोई एक एग्जाम्पल बताओ आइसोडायाफर्स का, कैसे समझे? मान लीजिए मैंने ये ले लिया फ्लोरीन 919, और मैंने ले लिया पोटेशियम, 1939। ये मैंने 2 ले लिया। ये 2 मैंने एग्जाम्पल लिए हुए। पहले इन दोनों में पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो पहले फ्लोरीन वाले में न्यूट्रॉन कितना होगा? 19 माइनस 9 इक्वल्स टू 10। प्रोटॉन कितना होगा? सर 9। चलो यहां पे सर न्यूट्रॉन जो है ना 39 माइनस 19, सर ये 20, और सर प्रोटॉन कितना होगा? 19। अब n माइनस पी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, और n माइनस पी 20 माइनस 19 इक्वल्स टू 1। जब दोनों का वैल्यू 1 1 आ गया, इट मींस दोनों क्या हैं आपस में? आइसोडायाफर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे आइसोडायाफर्स। कोई डाउट है यहां तक तो बता दो यार, एनी डाउट? हो गया?
चले आगे बढ़े। चलो एक चीज और बताना था, और जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अब जो मैं बोल रहा हूं, ये सोचो तो हर बार नीट के सवाल में रहेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आता है, हर बार आता है, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब चलो इसको देखते हैं, तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये क्या बोला जा रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हो, उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अच्छा सर 5 तो इससे पहले आइसो वाला बता ही दिया था, 5 के बाद ये छठा है। यस, ये ध्यान रखना होगा, इन 6 में से कोई ना कोई एक सवाल आएगा। सबके यूजेस भी बता दिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसमें डिफरेंट होता है ये भी बता दिया। अब जब इसकी बात आ रही है ना, तो यहां पे सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया O2 माइनस Na प्लस Mg2 प्लस N3 माइनस Al3 प्लस। फटाफट इन सब में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन सब में बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। चलो बताओ फटाफट। प्रियांशु बताओ इन पांचों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। O2 माइनस में बताओ कितने हैं, Na प्लस में बताओ, सब में बताओ, सब में कितने। आंसू सब में बताओ कितने। 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें तो है 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 8 और 16। 8 तो सर न्यूट्रल में होता है, 2 माइनस का कहने का मतलब 2 प्लस जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 2 बराबर क्या हो जाए 10। इसमें भी क्या हो जाएगा 10। हाँ, प्लस का मतलब एक, सब में 10 है, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ऑल आर व्हाट एग्जाम्पल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्लियर हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है एकदम यहां तक। चले फिर आगे, चलो अब आगे देखते हैं। एक एग्जांपल मैं ऐसा दे रहा हूं, चलो ये एक बार जरा बताओ, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रियांशु, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। और दोनों, अगर दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बताना है, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बताना है। दोनों में, चलो इसमें देख, कार्बन में तो 6 होगा, इसमें हो जाएगा 2 इंटू 8, बहुत ही बढ़िया। तो ये 6 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 22, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या हो, हाँ 7 तो 7 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 12, सॉरी इसका हो जाएगा 16 इंटू 8, हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया यार। 14 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 22। जब दोनों में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखना है। चलो CO3 2 माइनस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनेट आयन में कितने, पहले ये बता देना। थर्टी 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2, बहुत ही बढ़िया। 8 3 = 24 प्लस 2,
अगर मैं बोल दूं ये और S2, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? सल्फर में 16 होता है, 16 टू जा क्या हो जाएगा 32। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? अनवी ठीक है? अब चले फिर आगे। चलो अब ना एक दिन आंसू ने बोला, मैंने बोला था कि जो मास नंबर जो होता है ना यार, बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर तो फिक्स्ड होगा, तो मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अब इन्होंने ये बोल दिया था कि सर क्लोरीन का जो मास जो होता है सर वो तो फ्रैक्शन में होता है, पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, वो तो नहीं हो रहा है होल नंबर। हमने तो बोल दिया था कि जो एटॉमिक का जो मास जो होता है वो भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पे होता है, और वो नंबर तो हमेशा एक होल नंबर ही रहेगा। लेकिन सर इसका क्यों हुआ, इसका क्यों हुआ, इसका जवाब जानेंगे। ये जो फ्रैक्शनल जो एटॉमिक मास है ना, ये जो डेसिमल में जो एटॉमिक मास जो होते हैं, ये होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एटम, अबंडेंस प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एटम। ये मैं रीजन लिख के आऊं, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मासेस। किसकी वजह से? आइसोटोप्स के प्रेजेंस होने की वजह से। मास क्या होता है एटम का? फ्रैक्शनल होता है। इसी केस में तभी हम लोग उनका क्या फाइंड आउट करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। जिनका आइसोटोप्स प्रेजेंट होता है, अलग अलग मासेस वाले एटम प्रेजेंट होते हैं, उनका हम लोग हमेशा एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। ये बात आ गया, बात समझ में? और जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करोगे, वो एक क्या होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा या आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगा। अब आंसू समझ में आ गया क्यों होता है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। डन। अब एक क्वेश्चन से मैं सॉल्व करता हूं, एक क्वेश्चन से सॉल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्लोरीन के ना दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। पहले देख लीजिएगा, लिखिएगा बाद में। दो तरह के आइसोटोप हैं, क्लोरीन एक है 35, क्लोरीन एक है 35 और एक क्लोरीन है 37। ये 35 है, मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। चलो, इस क्लोरीन का जो प्रेजेंस जो बोला है ना, इसकी अबंडेंस है 75%, और इस वाले का बोल रखा है 37 का दे रखा है 25%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब भैया आइसोटोप प्रेजेंट है, तो हमें तो अब लेना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास। क्या लेना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। जब एवरेज एटॉमिक मास जब इसका फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ना, जो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, अब यहां पे मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका फाइंड आउट कर रहा हूं? क्लोरीन का। किसका फाइंड आउट कर रहा हूं? क्लोरीन का। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो जितना परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज का मतलब तो डिवाइड बाय 100 होता है। तो आप देखो मैं यहां पे लिखूंगा 75/100। ये चीज बात आ गई, बात समझ में? सर 75% का मतलब 75/100। किसका है मास? कितना है? 75। किसका है? 35 का। तो मैं इसको 35 से सर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अनवी यहां तक क्लियर हो गया? प्रियांशु, शिवप्रिया, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा अब मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा क्या कर रहा हूं? दूसरा तो है 25%, तो मैं करूंगा 25/100। किसका है भैया? 37 का। ये 37 मैंने लिखा। ये इक्वेशन बनाने आ गया सबको? सबको ये वाला इक्वेशन बनाने आ गया? समझ में आ गया आंसू? क्लियर है ये वाला क्या किया मैंने? अब क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4, 25 3 जा 25 4 जा 25 4 जा। अब आप देखो, नीचे तो एल्शियम आ जाएगा 4। मैं नीचे के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। 35 3 जा हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 4,
प्लस हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। फोर और 4 से ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 से ये हो जाएगा 105 और प्लस हो जाएगा 37, तो ये वैल्यू आ गया 142 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ गया? 142 डिवाइडेड बाय 4। तो सर 142 को सर 4 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 3 12 2 2। यस जी, वैल्यू तो सही है। अब आएगा डेसिमल 4 5 20, अब डेसिमल 35 पॉइंट कितना आ रहा है? 5, और आंसर आ जाएगा यू। अब समझ में आया क्यों फ्रैक्शनल होता है, क्यों फ्रैक्शनल होता है? समझ में आ गया या नहीं आ गया? पॉइंट क्लियर है एकदम अच्छे से? तो चलो, ये सब कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इस कारण से अब फटाफट क्वेश्चन करने भी आना है। आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाला है। ये एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर भी कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको पहले बता दूं, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरीके के एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। चलो, अब क्वेश्चन लो मेरी ओर से। ये वाला आपको सॉल्व करना है। आपको यहां पे ब्रोमीन लिखना है। सुप्रिया उतना ही आएगा, 35.5 ही आएगा। चले आगे, बन गया क्या सबका? थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से। वो दोनों 49.7 और 50.3 को 50 में राउंड ऑफ करके नहीं कर सकते? नहीं, तब तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो अब आप क्या लिखोगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। क्या लिखेंगे इसका? क्या सॉल्व करके आएगा? सॉल्व करके आएगा ये 49.7 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ क्या लिखेंगे? 79, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 50.3 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 81। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसका बताऊं तरीका अच्छा क्या होगा? आप क्या करो, इसको हटाओ, नीचे 10 लिख दो, इसको हटाओ, नीचे 10 लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे 1000 लिख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे 1000 लिख लेना, और उसके बाद आप 1000 का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। अब बात आ रही, बात समझ में? क्या होगा? समझ में पॉइंट आ गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लीजिए, फिर दोनों का सम करने के बाद 1000 से डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, अगर ये क्वेश्चन आ गया, इतना तो फटाफट बस कैलकुलेशन, दो ही तो मल्टीप्लिकेशन करने हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा। प्रियांशु हो गया क्या? प्रियांशु हो गया क्या? प्रियांशु शिवप्रिया, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन इज कितना आएगा?
80, अच्छा 80 के आसपास बोल रहे हो, 80 के आसपास बोल रहे हो, तब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बॉस। 80 के आसपास अगर हम 49% तो मल्टीप्लाई करें 79 से तो आंसर आएगा 3926.3। 39 कितना? 3926.3 आएगा 0.3। चलो मैंने तो पॉइंट हटा दिया है ना, मैंने पॉइंट हटा दिया इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लिखा। अब आपने मेरे लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अगले वाले का वैल्यू बताओ। 407.3 होगा सर। 40743। यस सर। चलो इन दोनों को ऐड किए तो कितना वैल्यू आ गया? 8000.6 यानी 80006 0 अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 80.006। प्रियांशु सर कर रहा हूं सर, 1 मिनट देख लो, ऐसे होगा, खत्म कहानी। अब अनवी क्लियर हो गया, यही कुछ हुआ होगा अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। ऐसे तो ऐसे टफ कैलकुलेशन नहीं आएंगे, लेकिन बनाने का तरीका ही यही होगा, बनाने का तरीका भी यही होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। और आता है क्वेश्चन, जितना अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, नीट के 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, इनमें से रिपीटिशन होती है क्वेश्चंस का, एक ये भी फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। चलो नाउ नेक्स्ट वन ये है, एक बार जरा आप इस पे दिमाग लगाइए, फटाफट कीजिए इस वाले को, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाना था, इसलिए मैंने आइसोटोप्स को मैंने पढ़ाया था। प्रियांशु आ गया क्या आंसर? दो तरह के आइसोटोप्स है, 16 और 18। एवरेज एटॉमिक मास सैंपल का दे रखा है 16.2 U। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टू आइसोटोप इन द सैंपल, 79.99 आ गया। हाँ ठीक है, ये T होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शिवप्रिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बताया जाए क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा। दो तरह का है सैंपल, X16 है और एक X18 है। हमें पता है कि परसेंटेज, कोई कर रहा है क्या? हो जाएगा, हो जाएगा क्या सबका? अनवी हो जाएगा, समझ में आ गया? बन जाएगा, बनाओ बनाओ यार, तब तो बनाओ। अगर बन जाएगा तब तो बहुत ही बढ़िया है यार, बन जाएगा तब तो बहुत ही बढ़िया है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सर पिछले वाले का बिल्कुल 80 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रियांशु, बहुत ही बढ़िया। कैलकुलेशन करके उतना ही आएगा, 80 आ रहा है तो आंसर ठीक है। शिवप्रिया ने भी 79.99 बोला है, तब भी सही है। इस वाले क्वेश्चन का करना है बॉस, दिमाग लगाओ। क्या करेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो क्या करना है, इसका मान लेते हैं परसेंटेज, इसका मान लेते हैं 100 में ही तो बात कर रहे हैं, इसका परसेंटेज मान लेते हैं ये X% है, तो अगर परसेंटेज की बात होगी तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस X%। बहुत ध्यान से, खत्म हो गया कंसेप्ट, इतना ही करना था। 100 का ही तो परसेंटेज होता है, अगर एक को X माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस X। अब पूछा जा रहा है कि अब सर हमें पता है कि एवरेज जो एटॉमिक मास जो होगा ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पे क्या लिखेंगे,
एक तो 16 है और एक 18 है, एक x% है, तो सर x बाय 100 ऑफ क्या लिख देंगे 16 और प्लस क्या लिखेंगे 100 माइनस x बाय 100 ऑफ 18। ये कितनों को समझ में आ गया, ये कितनों को इक्वेशन समझ में आ गया, ये वाला आ गया, क्लियर है। अब बताओ एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू तो दे ही रखा है हमें 16.2, बाद में इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में वैल्यू हो गया 16x डिवाइडेड बाय 100 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो हो जाएगा 1800 और माइनस लिखेंगे 18x डिवाइडेड बाय 100। मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 1800 माइनस 18x अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब देख लो 100 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा 16x प्लस 1800 माइनस 18x, और इधर है ये 16.2। ठीक है जी सर, बहुत ही बढ़िया सर, अच्छा चल रहा है अपना। अब मैं इसको इधर से इधर सॉल्व कर रहा हूं। इस 100 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू बन जाएगा 1620 इक्वल्स टू 16x, तो ये वैल्यू तो हो जाएगा ऐसा भैया 16x माइनस 18x, तो इसको माइनस 2 ही x लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट माइनस में 2 ही x लिख देता हूं, माइनस में 2x और प्लस में 1800। सर बहुत ही बढ़िया, सर बहुत ही बढ़िया। माइनस 2x इक्वल्स टू, अब ये 1620 माइनस 1800 कर देंगे, बोल दो हाँ या नहीं। यहां तक तो कैलकुलेशन समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व किया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस 2x इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 180। सॉल्व करेंगे ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगा x बराबर 90। एक अगर 90% है तो दूसरा 10% है, हो गया खत्म कहानी। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, x बराबर आ गया आपके लिए 90 और दूसरा क्या हो जाएगा 10%, तो ये वाला अपना 90 है, अगर ये वाला 90% है तो ये वाला क्या हो जाएगा 10%। खत्म। आगे आंसू समझ में क्लियर है क्या? क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो बहुत ही बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सिक्सटी और 90 और 10, यस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब आज का टॉपिक नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने एटॉमिक मास कर लिया था। मॉलिक्यूलर मास होता है कि वो मास जब हम लोग उसको क्या कहते हैं यू के फॉर्म में जब लिखे। मॉलिक्यूलर मास हम लोग मॉलिक्यूल तो जानते हैं कि एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, और हम लोग इसको कंपेयर करते हैं 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, उसी से कंपेयर करते हैं। तो बहुत सिंपल है। अगर मॉलिक्यूलर मास किसी ने पूछ लिया, फॉर एग्जांपल O2 का किसी ने पूछ लिया, तो अब इसमें कितने हैं ऑक्सीजन के एटम? 2। कितने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा अगर किसी ने मॉलिक्यूलर मास पूछा ना, तो 2 इंटू, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो मैं आंसर सर लिखूंगा 32U या 32 AMU, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो इस मॉलिक्यूलर मास से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो O2 जो है ना 32 टाइम्स हैवियर है 1/12 टाइम ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यही तो होता है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। सर ये तो हुआ O2 का, सर क्या हेट्रो का भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। तो H2O का क्या फाइंड आउट करेंगे? कितने हैं हाइड्रोजन के? 2, 2 इंटू 1। ऑक्सीजन का कितना है? 1, तो 1 इंटू 16, तो ये सर हो जाएगा 18U या AMU। क्लियर हो रहा है सबको? मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर एक बार परसेंटेज अबंडेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि सर रिवीजन करने में आसान हो। परसेंटेज अबंडेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था,
अच्छा यहां पे नहीं लिखा है मैंने, है ना, यहां पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास बराबर आप ये लिख देंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास। और यहां पे अब आप क्या लिख दोगे, दूसरे में क्या लिख देंगे, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ अनदर आइसोटोप, जो दूसरा आइसोटोप होगा वो लिख लोगे, और इनटू क्या लिख दोगे, उसका जो एटॉमिक मास है। यही तो फॉर्मूला बनाएंगे, बस बात कहानी खत्म। ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, ठीक है आंसू, समझ में आ गया कैसे मैंने बना दिया तुरंत। तो फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का ये हो जाए। अगर दो आइसोटोप हैं तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 का दे देगा तो 3 वाले में फाइंड आउट करेंगे, तो 3% हो जाएगा और तीनों के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? चलो अब आ जाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। हो गया, चले आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ यहां पे। अब अगर किसी ने CO2 का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा भैया, 1 इंटू ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 AMU। बोलिए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब कोई और पूछ ले तो फटाफट मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मुझे HNO3 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और मुझे इसके बाद NH3 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। फटाफट फाइंड आउट करके बताइए, इन तीनों का फाइंड आउट करके बताइए, H2SO4, HNO3 एंड NH3 का। जिनका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जिनका हो जाए चैट बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है कि क्या होता है मास नंबर तो प्लीज पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखा कीजिए, जिसको कि बार बार देखोगे तो ध्यान में रहेगा। पीरियोडिक टेबल को भी सामने में रख सकते हैं। अच्छा, प्रियांशु ने पहले का 98 बताया, आपका अनवी पहले का 98, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। पहले का 98 1 इंटू 2 हाइड्रोजन के, वैसे लिख देता हूं पहले में, वो लिखने में ज्यादा आसान रहेगा। 2 एटम है 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 1 एटम है 1 का 32 और 4 इंटू 16, सर सॉल्व करोगे ना आप 98 AMU आ जाएगा। बहुत ही जोरदार यार, बहुत ही जोरदार। और आपने यूनिट नहीं लिखा है प्रियांशु, दैट्स रॉन्ग, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। 98 AMU यूनिट लिखिए प्लीज। अगला बताओ फटाफट, आंसू क्या होगा? अगला आंसू बताइए जो लोग भी हैं। शिवप्रिया, अगले का आंसर क्या है? अगले का आंसर क्या है? फटाफट बताओ।
इतना तो लेट नहीं लगना चाहिए यार, इतना लेट नहीं होना चाहिए। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16 और ये 48 15, तो ये हो जाएगा 63U। बहुत ही बढ़िया, 63। और दूसरे नेक्स्ट का हो जाएगा 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 17U। ठीक है क्या? 17U आ रहा है क्या? डन। चलो अब इसी पे बेस्ड, अब ये देखो क्वेश्चंस कुछ मैं लेकर के आया हूं। अब मैं जरा देखता हूं वो आपने क्या लिखा है। अच्छा, इसके बाद तो हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो फटाफट बताओ। सी ओजोन, सबका फॉर्मूला पता है ओजोन का, O3, तो O3 से क्या बन जाएगा? 48 AMU। फटाफट फास्ट होना है, अपने साथ फास्ट होना है। नेक्स्ट, बहुत ही जोरदार यार, बहुत ही जोरदार यार। 15 AMU, 15 AMU। मेरे ख्याल से सर आपके पास चैट लेट जाता है। ओके, अच्छा शिवप्रिया ये कह रही है। चलो फाइंड मॉलिक्यूल। अच्छा वाटर का तो मैंने फाइंड आउट कर ही दिया यार, कितना होता है? 18 AMU। वाटर तो फाइंड आउट हो गया है। NH3 भी फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, H2SO4 भी फाइंड आउट कर दिया। HN, ये तो जो मैं लेकर आया सारा कुछ कर दिया। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 80U of CH4। चलो फटाफट बताओ। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 80U of CH4। 5। पहले CH4 का फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया? 16 AMU। अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया हुआ है, अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया हुआ है तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखेंगे? 80 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 16, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 5। 5 आया है क्या अनवी? 5 आया सबका? चलो सबने 5 कर भी दिया यार। चलो अब ये करो। चलो सब लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दो होगा। सब लोग आ गए क्या? सब लोग 2 पे आ चुके हैं? 2 पे सब लोग? टू। प्रियांशु, शिवप्रिया, सब लोगों ने 2 बोल दिया। सब लोगों ने 2 बोल दिया। चलिए इसमें फाइंड आउट करो। पिछले का 2, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पिछले का 2 होगा और इस वाले का कितना होगा? इसका 10 होगा। 17 होगा तो 17 170 डिवाइडेड बाय 17। क्या बात है यार, 170 तो गिवन है और NH3 का मास होता है 17, तो आंसर विल बी 10। आंसर विल बी 10। 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वाला क्या होगा? इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? फटाफट बताइए एक बार जरा। सर इसका भी 10 ही होगा। इसका भी 10 ही होगा। क्यों? 980 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 98, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 10 मॉलिक्यूल्स आएगा, 10 ही होगा। ठीक है, चले अब आगे फिर देखते अब आगे। अच्छा, अब तो मोल वाला पार्ट आ रहा है। अब तो हम लोग सीधे अपने इस वाले पार्ट पे चलते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला यूनिट मास के ऊपर। आज मास का टर्म खत्म, कल से तो सिर्फ मोल ही होगा, इसलिए अब तो आज तो एकदम दिमाग खोल के रख लेना कि मोल तो कल से पाला पड़ेगा।
फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? बेसिकली कोई भी, मान लीजिए आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? फटाफट बताओ। आयनिक और अनायन से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। किससे बनेगा? कटायन और अनायन से बनेगा। जब कोई एक कटायन और अनायन मिलता है, कोई जो स्पीसीज जो बनता है, जो यूनिट जो बनता है, उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। आप लोग हमेशा पहले उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते थे। अब देखो, जैसे मैंने ये लिखा, अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने NaCl जो लिखा होगा वो Na+ और Cl- से मिलकर के बना होगा। बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? Cl+ और Na+ और Cl- से मिलकर बना होगा। इसके कॉम्बिनेशन से ये जो बना है, दिस वन इज नॉट अ मॉलिक्यूल। एक ये मॉलिक्यूल नहीं है। अगर आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। दिस वन इज द फॉर्मूला यूनिट। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, तो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट। अब बात आ गई, बात समझ में? मास, इस बहुत लोग इसको, सब लोग क्या कहते हैं, इसको भी मॉलिक्यूलर मास ही बोल देते हैं। नहीं, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है सर, आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसका मास हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे ना, उसको नाम देंगे फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। बात आ गई थी? बात समझ में? पॉइंट क्लियर है? तो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या लिखेंगे? ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, डन। अब अगर जैसे मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन में, जैसे मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaOH, क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaOH। अब तो बहुत सिंपल हो गया सर। हाँ, Na+ और OH- का, लेकिन चलो मास ही फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या लिखोगे? सर सोडियम का तो होता है 23, तो सर 1 × 23 लिखूंगा, +1 × 16 लिखूंगा, +1 × 1 लिखूंगा, तो सर आंसर विल बी 40 AMU। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास। न्यूट्रल हो, यस, प्रिया ने ये बोला, अगर न्यूट्रल होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही बढ़िया समझे हैं, बहुत ही बढ़िया समझे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां पर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? नहीं? चले फिर आगे चले। चलो अब आते हैं, अब यहां पे सारी कहानी फंसेगी। अब सारा मास पढ़ा दिया मैंने, इतने सारे मासेस पढ़ाया, AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, और आपको अभी पढ़ा दिया मैंने फॉर्मूला यूनिट मास। 5 तरह के मासेस पढ़ चुके हो। अब ये छठा मास है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या होगा? अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पे एक सोडियम एटम मैंने लिया हुआ हो, मैं सोडियम एटम की बात करूंगा, और सोडियम एटम कुछ ऐसा होता है Na11 और 23। ठीक है जी, डन, ओके। इस सोडियम एटम का अगर मैंने आपसे पूछ लिया, अगर मैंने इस सोडियम एटम का मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा, फटाफट आंसर बता दीजिए। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा? बोलो क्या है? सोडियम का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है? 23। आगे कुछ तो बोलना पड़ेगा। 23 AMU। बस
अन्वी आ रहा है समझ में? अगर किसी ने पूछ लिया एक्चुअल एटॉमिक मास तो मैंने लिख दिया 23 AMU या मैं लिखूंगा 23U। ठीक है शिवप्रिया, फिर जब मास पूछता हूं ना तो यूनिट बोलना जरूरी है भाई। जब नंबर कोई थोड़ी ना होता है यूनिट, 23U यस नंबर नहीं होता, आपको यूनिट भी बोलना जरूरी है। अब अगर मैंने इसी का मैंने बोल दिया कि भैया ग्राम एटॉमिक मास लिखो, ग्राम एटॉमिक मास लिखो, तो अब आप लिखोगे 23G। क्या लिखोगे? 23G। अब आप मुझे ये बता दो क्या ये दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट है? पहले ये बता दो मुझे, ये दोनों सिमिलर है डिफरेंट है? अन्वी क्या है, सिमिलर है या डिफरेंट है? फटाफट बताओ, सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। चलो शिवप्रिया सिमिलर है या डिफरेंट है? जो भी है, प्रियांशु, नंदिता, जितने लोग प्रेजेंट हैं सब लोग मुझे ये बता दो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? ये दोनों वैल्यू जो मैंने जो लिखा है ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और लोगों का आ रहा है डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया। सबका आ रहा है भैया डिफरेंट, सबका आ रहा है डिफरेंट, डिफरेंट बहुत ही सही। ये दोनों वैल्यूज जो हैं अलग हैं। अब देखो इससे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, अब आपको ये ध्यान में देना है भैया, इसी चीज के लिए कर रहे हैं। अब देखो जैसे यहां पे अब जितना लिखूंगा कुछ भी कहीं और किसी दुनिया में नहीं घूमना है, अब ये बात करनी है। 23U of sodium, 23U of sodium contain 1 atom। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है? सब लोग एक बार जरा थम्स अप कर देंगे कि इतने सोडियम, इतना मास ऑफ सोडियम एटम में एक सोडियम एटम है। क्लियर है आंसू? एकदम समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 23 इंटू 1.66 इंटू 10 की -24 ग्राम ऑफ सोडियम, ऑफ सोडियम। बताओ कितना एटम होगा, कितना एटम होगा इसमें प्रेजेंट, कितना एटम होगा? क्या बात है, आ रहा है सबको? इतने में भी कितना एटम होगा प्रेजेंट? एक एटम। ठीक है जी, बात आ रही जी, बात समझ में? अब अगर मैंने इसका ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब आप जो पहले यू में जो लिख रहे थे ना उस जगह उसको सिर्फ जी में लिख दीजिए, यू की जगह सिर्फ जी में लिख दो। 23U था तो 23G कर दो, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। अब मैंने यहां पे लिखा कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम या सोडियम कंटेन, कितना कंटेन करेगा? 1/, ये वाला वैल्यू मैंने नीचे लिख दिया। मैंने आपको बताया था ना जब यूनिटरी मेथड करते हैं तो ये वाला न्यूमरेटर आता है, ये वाला डिनोमिनेटर आता है। हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है इसलिए मैंने राइट हैंड साइड लिखा है। तो 1/23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू, अब ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, 23 कैंसल आउट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहां तक सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? जब मैंने इसको सॉल्व किया ना तो एक वैल्यू आया 1/this, वो इतने के बराबर में होता है। वो कितने के बराबर में होता है? इसके बराबर में। मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एटम। ये लाइन सबको समझ में आ गया? जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो इतने नंबर ऑफ एटम का मास होता है।
और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं, ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। मैं यहां पे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलेंगे एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे। कोई डाउट है क्या यहां तक, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? नो, कोई डाउट नहीं। पहले तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद 2-3 पॉइंट मैं लिखूंगा। प्रियांशु, शिवप्रिया, नंदिता, जो भी है सब लोग, सबको ये लाइन समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? किसी का भी अगर आपने ग्राम एटॉमिक मास दिया है ना, वो इतने ही एटम का मास होता है, वो इतने ही एटम का क्या होता है, मास होता है। हाँ आंसू ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि एक एटम का मास जो है वो 6.002 नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने तो लिखा एक एटम का मास तो हमेशा यू में लिखते हो। मैंने बोला अगर यू के जगह जी लिख दोगे ना तो उसका मतलब इतने एटम का मास है। ठीक है, अभी और एक चीज मैं अभी पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर अभी लिखता हूं, तब आप लोग को और समझ। हाँ शिवप्रिया, आपको डाउट है वो लिख दो, लेकिन अभी मैं एक पेज पे और समझाने वाला हूं, उसके बाद पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे आप डाउट लिख लीजिए और इसके बाद मैं अभी समझाता हूं। उसके यही तो समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो मोल आ गया, ये मेरी गारंटी है, बस इतना ही समझना है। अगर जिनको ये समझ में आ गया उसको मोल समझ में आ जाएगा। अभी मैं अगले पेज पे मैं वही लिखने वाला हूं। ठीक है, डन, चले आगे, चलो लिख लो जरा एक बार। चलो अब देखो, बस एक ही चीज मैं लिखूंगा यहां पे, जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ दिस मच ऑफ एटम्स, दिस मच या Na एवोगैड्रोस एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो इतने एटम का मास होता है, ये फिक्स्ड है। अब बात आ गई जी, बात समझ में क्लियर है? अब मान लो मैंने यहां पे ये लिख दिया, mg मैंने लिखा है 12 और 24, सब लोग एक एक करके जवाब देंगे, सारा सवाल बन जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया 24 AMU, मैंने यहां लिख दिया 24 AMU। मैंने उसके नीचे लिख दिया 48 AMU, इसके नीचे मैंने लिख दिया 480 AMU, और इसके नीचे मैंने लिख दिया 24 ग्राम। पहला चीज मैं कर रहा हूं, मुझे आप लोग कहोगे समझ जाओगे। चलो पहले वाले के केस में मैं क्या ये लिख सकता हूं, दिस इज द मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। अगर समझ में आता जा रहा है तो एक बार थम्स अप देते जाओ यार। मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम, बोलो हाँ या नहीं। हाँ आंसू, क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो डन। 48 AMU का मतलब क्या होगा, मास ऑफ कितने मैग्नीशियम एटम है? 2 एटम। भैया जोरदार, बहुत ही जोरदार हो यार। मास ऑफ 2 मैग्नीशियम एटम, चलो बहुत ही बढ़िया। 480 का मतलब कितने मैग्नीशियम एटम? 20 मास ऑफ 20 मैं फिर से पूरा ही लिखूंगा कि जब रिवीजन जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखोगे मास ऑफ 20 मैग्नीशियम एटम। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब कितना? अभी तो मैंने ऊपर लिख दिया, जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ना, वो कितने एटम का मास होता है भैया, ये फिक्स कर दिया है। ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है? इतने एटम्स का मास होता है।
अब समझ में आ गया, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आंसू? समझ में आ गया। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम में आ गया, यू के बजाय जी में आ गया, तो ये कितने का एटम का मास है? वो इतने एटम का मास है। बोलो अभी भी समझ में आया या नहीं आया, या मुझे भी और समझाना पड़ेगा? क्लियर है या नहीं है? भैया पूरा एकदम जी जान एनर्जी में पूरा मैंने लगा दिया है इसको समझाने के लिए। यू और जी तक लाने में मैंने इतना टाइम लगाया, ये इतना लाइन समझ में आ गया। प्रियांशु, शिवप्रिया, अब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब कोई डाउट तो नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि भैया उसमें इतने एटम का मास होता है। या मैं ये लिख सकता हूं, या मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, ये कितने का है? Na एटम का मास है। सभी लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे थम्स अप दे दो भैया, तो मुझे क्या होगा कि मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैंने सही पढ़ाया है और मैंने जो पढ़ाया है वो सबको समझ में आ गया। आ गया क्या सबको यार? आ गया क्या सबको? चले आगे, चले। अब एक क्वेश्चन कर लो मेरे ओर से। चलो, प्रियांशु बर्मन ने तो यस बोल दिया। शिवप्रिया का पता नहीं, अभी उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब दिया नहीं। पहले का जवाब दे दो, कितना आएगा? कौन दे रहा है? हाँ अनवी, पहला का होगा कितना होगा? पहला का 6.02 × 10⁻³ और दूसरे का हो जाएगा 2 × 6.02 × 10⁻³। अनवी, आर यू एग्री विद दिस? पहले का 6.02 × 10⁻20। भैया यहां पे 40 ग्राम लिख दिया। कैल्शियम का तो ग्राम एटॉमिक मास 40 ही होता है, तो सर इसका आंसर ना ये हो जाएगा। ये लिख लीजिए, बहुत ही जोरदार सर। चाहे ये लिख लीजिए चाहे Na लिख लीजिए, पहले का आंसर ये है। प्रियांशु बर्मन, इज दिस राइट? इज दिस ऑल राइट टू यू? क्लियर है एकदम समझ में? दूसरे का बताना है, बताओ भैया कितना? 2Na। जरा सब लोग जरा एक बार लिख देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भैया जितना मैंने आज एनर्जी लगाया है वो सब कुछ सही है या नहीं। Na एटम्स, बहुत ही बढ़िया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? दूसरे का बताना है, कितना है? 46 ग्राम। सर 23 ग्राम में ना, सर 23 ग्राम में Na एटम्स होता है, तो सर 46 ग्राम में आप ले लो ना, तो Na/23 × 46। सर इसको सॉल्व किया तो आंसर इज 2Na। यार सब लोग अब जवाब देने लग गए हैं, इसीलिए मैं अब सेटिस्फाइड हूं कि ये वाला जो मैंने टॉपिक जो कराया है आज, तो बस दिमाग खोल करके रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि कल से जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो ये होगा। जहां तक सबसे ज्यादा चाहिए था जरूरत, वो चाहिए था मास का कंसेप्ट, जो कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं। मास का कंसेप्ट मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, और मास का कंसेप्ट अगर बढ़िया हो गया है तो बॉस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ कवर अप कर लिया है, तो आज मैं इतने पे ही छोड़ रहा हूं। जिनको डाउट हो जरूर कुछ बताइएगा हमारे डाउट सेशन में, और मेरे ख्याल से सब कुछ तो समझ में आ ही रहा है।
नेक्स्ट स्टेप, पहले बात बता दे रहा हूं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और साथ के साथ मुझे मास का रिवीजन करके आना पड़ेगा कल के क्लास के लिए। मास रिवीजन चाहिए, मास रिवीजन चाहिए। और आज जो हम लोगों ने जो सीख लिया दैट इज ग्राम एटॉमिक मास सीखा। आज हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास भी सीख लिया। आज हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास भी सीखा। आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी सीखा है। और आज हम लोगों ने फॉर्मूला यूनिट मास भी सीखा है। और बहुत सारे टर्म्स भी सीख लिए हैं, लेकिन आज जो भी कुछ सीखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग, सर कुछ बात करना था सर, क्वेश्चन था एक, आज आप इवनिंग में मिलो, डाउट सेशन ज्वाइन कैसे करते हैं। वो एक्चुअली वो उनके लिए है जिन्होंने नायाब प्रो मैक्स लिया है और जो हमारे साथ जो लाइव इंटरेक्शन में जो रहते हैं, जो वीडियो वाला, उनके लिए होता है 7:45 में। आप डाउट हमारे से अभी क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं, जो भी होगा हम लोग अभी इंस्टेंट ही में आपके चैट बॉक्स के वाले डाउट से ही दे सकते हैं। ठीक है, डन। और आंसू आप इवनिंग में आप डाउट भेज दीजिएगा, आज हम लोग कर लेंगे फिर। ठीक है, डन। चलो, ओके, बाय बाय, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।